तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो थर्मोडायनेमिक्स का 7वां लेक्चर आज। इसमें पढ़ेंगे हम एंट्रोपी, इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सारी देखेंगे, जैसे एंट्रोपी, अगर गैस का जो टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर सारे चेंज हो रहे हैं तो एंट्रोपी कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन कैसे निकालेंगे, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ स्टेट फंक्शन है, वो सब देखेंगे कैसे कैसे होता है। तो बढ़ते हैं अपने सबके लिए, ये IIT जेईई नीट एंड बोर्ड एग्जाम सबके लिए। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को एंट्रोपी से। तो एंट्रोपी क्या चीज़ है? इट इज़ द मेजर ऑफ रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अगर कोई सिस्टम ज़्यादा डिसऑर्डर है या फिर रैंडम है, उसकी ज़्यादा एंट्रोपी रहेगी। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं हम। एंट्रोपी, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस, रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा रैंडमनेस रहेगी उतनी ज़्यादा एंट्रोपी रहेगी सिस्टम की। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रेटर दी रैंडमनेस और हायर दी एंट्रोपी, ग्रेटर दी रैंडमनेस, हायर दी एंट्रोपी, हायर दी एंट्रोपी, ठीक है। जैसे अपने पास तीन स्टेट है ना, स्टेट ऑफ मैटर, जैसे गैस हो गया यहाँ पे, गैस और लिक्विड, और अपने पास हो गया सॉलिड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रैंडमनेस किसमें है? गैसेज में, क्योंकि गैसेज के मॉलिक्यूल बिखरे रहते हैं इधर उधर, ठीक है। फिर लिक्विड में, और सॉलिड में क्या है? सॉलिड में पैक्ड रहते हैं सारे जो मॉलिक्यूल्स उसके, वेल अरेंज्ड रहते हैं और पैक्ड रहते हैं, मतलब एक ऑर्डर में रहते हैं ये सॉलिड वाले। और गैस वाले डिसऑर्डर में रहते हैं। तो जित एंट्रोपी क्या होगी? जितने ज़्यादा सिस्टम में डिसऑर्डर है उतना, तो उतनी एंट्रोपी हो जाएगी उसकी। तो गैसेज की सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होगी, फिर होगी अपनी लिक्विड की, और फिर होगी अपने सॉलिड की, समझे। तो अब आता है, जो एंट्रोपी है ये एक स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। जैसे ये डिपेंड करेगा फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे। तो जो डेल्टा एस है अपना, चेंज इन एंट्रोपी, वो डिपेंड करेगा अपना फाइनल पे और इनिशियल पोजीशन पे, ठीक है। तो एस फाइनल और माइनस एस इनिशियल। अगर इसको हम केमिकल रिएक्शन के टर्म्स में लिखें तो पहले ये हो जाएगा प्रोडक्ट और फिर आएगा अपना रिएक्टेंट्स। तो एस प्रोडक्ट और माइनस एस रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना डेल्टा एस का फॉर्मूला, या फिर जो चेंज इन एंट्रोपी है वो। तो इसका फॉर्मूला भी निकालेंगे हम, ठीक है। जैसे जो देखा गया था, जितनी ज़्यादा हम सिस्टम को हीट देंगे उतनी ज़्यादा रैंडमनेस बढ़ेगी। जैसे जो हम गैसेज वाले हैं, इसको हम हीट दे दें तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो और ज़्यादा रैंडमनेस हो जाएगी उनमें, ठीक है। तो ये जो क्या हो गया, जो अपना एंट्रोपी है वो डिपेंड करने लगा किस पे? हीट अब्जॉर्ब पे। तो डेल्टा एस जो है वो डिपेंड करने लगा किस पे? हीट अब्जॉर्ब पे, हीट अब्जॉर्ब्ड। और ये कौन सी हीट अब्जॉर्ब करेगा? जब ये आइजोथर्मल प्रोसेस रहेगा और रिवर्सिबल रहेगा। आइजोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होएगा तभी जाके जो हीट है वो डायरेक्टली, जो एंट्रोपी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी हीट अब्जॉर्ब्ड के। आइसोथर्मल क्यों? अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई सिस्टम है, उसका टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर रखा है, तो जितनी ज़्यादा हीट देंगे हम, वो किस में जाएगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में जाएगी, जितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे। अगर ये हम नहीं करेंगे तो पहले तो उनका टेम्परेचर बढ़ाने में ही चली जाएगी सारी एनर्जी अपनी। तो डेल्टा एस एंट्रोपी बढ़ेगी कैसे फिर? तो इसलिए जो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस होनी चाहिए वो, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन हो जाएगी अपनी। और दूसरी कंडीशन जो देखी गई थी वो थी, जो हीट अब्जॉर्ब हो रही है वो लो टेम्परेचर पे एंट्रोपी ज़्यादा मिल रही थी हमें, और हायर टेम्परेचर पे कम एंट्रोपी मिल रही थी। तो जो दूसरी ऑब्जर्वेशन अपनी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जो दूसरी ऑब्जर्वेशन है वो है हीट अब्जॉर्ब एट लो टेम्परेचर, हीट अब्जॉर्ब्ड
एट लो टेम्परेचर डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम वाज हाई। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम SYSTEM वाज हाई। ठीक है, अगर हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो डिसऑर्डर घट जाएगा अपना। तो इससे क्या मतलब हो रहा है, जो लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर पर डिपेंड तो कर रहा है बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और डेल्टा एस है वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। डेल्टा एस हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ रहे हो, अगर ज़्यादा टेम्परेचर लेंगे किस पे, तो इसका जो रेंडमनेस है वो घट जाएगी, या फिर डिसऑर्डर है वो घट जाएगा। इस पे देखा गया वो हाई है, जितनी भी हीट अब्जॉर्व कर रहे हैं हम लो टेम्परेचर पे, तो वो उसका डिसऑर्डर हाई था। अगर हीट अब्जॉर्व कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे उसका, तो डिसऑर्डर कम हो जाएगा। समझ रहे हो, तो हमें चाहिए एंट्रोपी ज़्यादा, तो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। लो टेम्परेचर पे हमें ज़्यादा मिल रहा था क्या, डिसऑर्डर या फिर एंट्रोपी। तो इसका फॉर्मूला निकल के आएगा अपना एंट्रोपी का, चेंज इन एंट्रोपी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको मैं। ठीक है, तो चेंज इन एंट्रोपी यानी डेल्टा एस वो बराबर आया अपना क्यू और बाई टी। क्यू क्या है, यहाँ पे हीट अब्जॉर्ब्ड है, और ये है रिवर्सिबल प्रोसेस में, इरिवर्सिबल में नहीं चले, क्योंकि वहाँ पे सडनली हीट का एक्सचेंज होता है, बट उतनी हीट यहाँ पे मिल नहीं पाएगी हमें। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस में उसमें टर्बुलेंट फ्लो होता है गैसेस का, या फिर जो हम गैस ले रहे हैं अपने, या फिर मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं गैस का, उनका टर्बुलेंट फ्लो होता है, मतलब आपस में लड़ झगड़ के वो एनर्जी का लॉस करते हैं। तो जो जितनी हीट हम देंगे उतनी हीट से जो एंट्रोपी बनेगी वो बनेगी नहीं, तो इसलिए यहाँ पर रिवर्सिबल है। और रिवर्सिबल के लिए क्या है, आइजोथर्मल भी होना चाहिए। वो दो प्रोसेस रहते हैं अपनी आइजोथर्मल वाली, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो हीट चेंज का मौका मिलना चाहिए, तो जो अपना इरिवर्सिबल है उसमें हीट चेंज का मौका ही नहीं मिलता सिस्टम को। ठीक है, तो इस रिवर्सिबल में क्या है, इसमें धीरे धीरे काम होता है ये, मतलब हीट बराबर रहती है अपनी, फिर टेम्परेचर जो है सराउंडिंग से अपना बराबर कर लेता है, मतलब कांस्टेंट कर लेता है। समझ रहे हो, इरिवर्सिबल में ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे रिवर्सिबल लिखना जरूरी है। तो ये भाई इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे जो ये है स्टेट फंक्शन ही क्यों है, पाथ फंक्शन क्यों नहीं हुआ, तो इसकी जो यूनिट्स है उसकी बात कर लेते हैं पहले। तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जितनी ज़्यादा हम हीट देंगे उसको उतनी ज़्यादा एंट्रोपी बढ़ेगी। समझ रहे हो, तो जो इसकी यूनिट हो जाएगी अपनी वो हो जाएगी यहाँ पे जूल पर केल्विन और पर मोल। ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल, मतलब एक मोल आइडियल गैस की एंट्रोपी बढ़ाने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये कहलाएगी अपनी एंट्रोपी, जो इसकी यूनिट होएगी वो। समझे, अब देखते हैं जो स्टेट फंक्शन है पाथ फंक्शन क्यों नहीं है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो अब देखते हैं एंट्रोपी एज ए स्टेट फंक्शन। तो एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन क्यों नहीं है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक सिस्टम बना लेता हूँ पहले, ताकि थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। जैसे ये है अपने पास कोई सिस्टम है, और इसमें मैं लगा लेता हूँ एक पिस्टन। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पे पिस्टन लगा लेता हूँ इसको, तो ये है फ्रिक्शनलेस पिस्टन या फिर मूवेबल पिस्टन। तो ये ऊपर नीचे मूव हो सकता है, और इसमें मैं ले लेता हूँ गैस। ठीक है, और हम मान रहे जो पहला है वो एक्सपेंशन है, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसकी साइकिल बनानी पड़ेगी। एक बार एक्सपेंशन लेंगे तो दूसरी बार हमें कंप्रेशन लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे साइकिल बना रहे हैं एक्सपेंशन वाले, पहले एक्सपेंशन दिखा रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो जो इसकी डेफिनेशन है, जैसे जो हीट लेगा ये, तो उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। फिर आइसोथर्मली प्रोसेस रहेगी रिवर्सिबल वाली, मतलब इसका एक्सपेंशन होगा तो ये हीट अब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से। तो ये मैं यहाँ पे सराउंडिंग्स लिख देता हूँ साइड में, सराउंडिंग्स है यहाँ पे। ठीक है, सराउंडिंग्स, तो यहाँ से हीट अब्जॉर्ब करेगा। जब ये सिस्टम एक्सपेंड होएगा तो इसकी एनर्जी लो होने लगेगी, हीट कम होने लगेगी, तो ये हीट अब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से। तो जो डेल्टा एस है सिस्टम की वो बढ़ेगी ना, तो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम या फिर डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम वो क्या करेगा, क्यू रिवर्सिबल और डिवाइड बाई टी। ठीक है, तो ये हीट लेगा सराउंडिंग से, तो जो सराउंडिंग की हीट है वो कम हो जाएगी। तो डेल्टा एस जो सराउंडिंग है
इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग वो घटेगी, तो इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ क्यू रिवर्सिबल, जितनी हीट इसने अब्जॉर्व करी उतनी जो सराउंडिंग है उसकी कम हो जाएगी बाई टी। जैसे इतना जो एंट्रोपी है वो इसकी इतनी बड़ी, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी इतनी कम हो जाएगी। ओवरऑल जो चेंज रहेगा इसमें वो जीरो का रहेगा ना, समझ रहे हो। ओवरऑल जो चेंज रहेगा एंट्रोपी में, चेंज इन एंट्रोपी वो कितना रहेगा, जीरो। दोनों को जोड़ के सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स दोनों को जोड़ के हम करेंगे तो जीरो आएगा ये। तो ये था अपना एक्सपेंशन में। और यहाँ पे अगर देखें कंप्रेशन में, कंप्रेशन ऑफ गैस, कंप्रेशन ऑफ गैस, कंप्रेशन में क्या है, जो ये अपना फ्रिक्शनलेस या फिर मूवेबल पिस्टन है वो नीचे जाएगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो ये एनर्जी लूज करेगा सराउंडिंग्स में, मतलब सराउंडिंग्स के एंट्रोपी को बढ़ाएगा ये। जो भी सिस्टम या फिर सराउंडिंग हीट अब्जॉर्ब करेगा उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, तो इस केस में क्या है, सराउंडिंग्स की एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक, और जो सिस्टम है उसकी घटेगी। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम अब की बार क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगी इसकी जो एंट्रोपी है वो। तो ये नेगेटिव बोल देता हूँ मैं इसको, क्यू रिवर्सिबल और डिवाइड बाई टी। और जो सराउंडिंग्स है अब की बार सराउंडिंग्स की बढ़ेगी, तो डेल्टा एस सराउंडिंग उसकी बढ़ेगी, वो कितनी हो जाएगी, प्लस का क्यू रिवर्सिबल और डिवाइड बाई टी। अगर फाइनल देखा जाए ये कंप्रेशन में, गैस के कंप्रेशन में, तब भी जो चेंज आया है डेल्टा एस वन बोल देता हूँ इसको, पहले वाले को डेल्टा एस वन और दूसरे को बोल देता हूँ डेल्टा एस टू। तो चेंज इन एंट्रोपी एस टू यानी कंप्रेशन में, तो क्या हो जाएगा, ये भी आ जाएगा अपना जीरो, समझे, जीरो के बराबर ही आया ये। तो पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, जीरो और प्लस जीरो, तो एंट्रोपी जो रहेगी वो चेंज जीरो ही रहेगी फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल जो डेल्टा एस है वो जीरो ही है अपनी, ठीक है। तो ये हमें बताता है जो अपना एंट्रोपी है वो स्टेट फंक्शन है, क्योंकि साइकिल में उसकी जो जीरो ही आ रहा है ना, जो पहली वाली साइकिल थी उसमें भी जीरो, दूसरे वाली थी उसमें भी जीरो, और जो पूरी साइकिल हुई उसके लिए भी जीरो। तो ये शो करता है अपना स्टेट फंक्शन को। अगर ये पाथ फंक्शन होता तो डिफरेंट डिफरेंट आता, पूरे पाथ के लिए यहाँ पे जीरो नहीं आता, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे क्वांटिटी आती, समझ रहे, तो वो होता पाथ फंक्शन अपना। तो एंट्रोपी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है जो कि ये प्रूव करता है यहाँ पे। तो अब देखते हैं जो अपनी एंट्रोपीज है वो कैसे कैसे चेंज होती है, फेज चेंज होता है तब, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब देखते हैं अपना एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अपने पास तीन फेज रहते हैं, एक तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है अपना, अगर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे फ्यूजन, मतलब फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अगर लिक्विड से गैस बन रहा है अपना तो उसका हम बोलेंगे वेपराइजेशन, मतलब वेपर्स बन रही हैं, वेपराइजेशन, ठीक है। तो जो फ्यूजन होता है, या फिर एक सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है अपने पास, अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा है उसको उसको बोलेंगे हम सब्लिमेशन, ठीक है। सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस बन रहा है तो ये कहलाएगा अपना सब्लिमेशन, 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 ठीक है। तो जो सॉलिड से लिक्विड बनेगा फ्यूजन कहलाएगा, वो कहाँ पे होता है अपना मेल्टिंग पॉइंट पे। जैसे जब आइस मेल्ट होती है तो 0 डिग्री पे होती है वो, और 0 डिग्री पे ही अपना बनता है लिक्विड जो कि अपना वाटर रहता है वो, तो ये होता है अपना मेल्टिंग पॉइंट पे, फ्यूजन रहेगा अपना मेल्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। वेपराइजेशन कब बनेगी, जब लिक्विड उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। जैसे वाटर को हम 100 डिग्री पे पहुंचा देंगे तो वो बॉइलिंग पॉइंट है उसका, और उसके बाद वो वेपर बनने लग जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना बॉइलिंग पॉइंट पर, बॉइलिंग पॉइंट। और जो सब्लिमेशन है वो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होएगा, ठीक है। एक स्टेट रहेगी जब सॉलिड डायरेक्ट गैस बन जाएगा अपना, तो वो एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर रहेगा कुछ, ठीक। तो जैसे अपना सॉलिड से बन रही है लिक्विड, इतने मतलब फ्यूजन हो रहा है, तो जैसे 0 डिग्री पे था अपना सॉलिड, या फिर आइस है 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे है अपने पास आइस, और इसका होएगा फ्यूजन, इसका होएगा फ्यूजन और बनेगा क्या, लिक्विड। और ये वाटर बनेगा ना, 0 डिग्री पे आइस था तो 0 डिग्री पे ही वाटर बनेगा, ये फेज चेंज होता है इसका, तो ये बनेगा वाटर। तो जो हीट गई वो कहाँ गई अपनी, तो वो रहती है उसकी लेटेंट हीट में चली गई, जो इसके बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने में चली गई, तो यहाँ पे आएगा जो हीट अब्जॉर्ब हो रही है वो लेटेंट हीट है,
लेटेंट हीट। अगर लेटेंट हीट का लेक्चर देखना है तो कैलोरीमेट्री में मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, ऊपर सर्च कर लेना, फिजिक्स में पढ़ाया है वो, कैलोरीमेट्री बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, तो लेक्चर मिल जाएगा वो। जब कभी भी अपना 0 डिग्री पे टेम्परेचर अगर सेम है और स्टेट चेंज हो रही है तो वो जाती है अपनी लेटेंट हीट में हमेशा, ठीक है। तो जैसे अगर इसमें हो रहा है, जैसे ये बॉइलिंग पॉइंट पे होगा तो उसमें वेपर बनेंगे, तो वो वेपराइजेशन वाला टेम्परेचर बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट, समझे। तो ये आएगी अपनी लेटेंट हीट, जो अपनी अब हमें चाहिए एंट्रोपी। तो एंट्रोपी कब है, फ्यूजन देखते हैं, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। तो पहली हो जाएगी अपनी एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। तो पहली जो टर्म है अपनी, या फिर फेज ट्रांसफॉर्मेशन की एंट्रोपी है, वो हो जाएगी फ्यूजन एंट्रोपी, या फिर एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। तो ये क्या होता है अपना, इसका डेल्टा एस है तो एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। तो फाइनल क्या है, लिक्विड, और इनिशियल क्या है, सॉलिड। तो डेल्टा एस लिक्विड या फिर एस लिक्विड और माइनस एस सॉलिड। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्यू बाई टी लिखा था हमने, जो क्यू रिवर्सिबल था और डिवाइड बाई टी था। टी क्या है, टेम्परेचर, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है मेल्टिंग पॉइंट वाला, तो यहाँ पे टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट का लिखेंगे हम, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर रहना चाहिए ना। तो कांस्टेंट टेम्परेचर कब रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड रहेगा, सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 0 डिग्री यानी 273 केल्विन हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो केल्विन में आता है अपना। तो ये आएगा अपना टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, जो कि हमने ये लिखा, फ्यूजन के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और क्यू क्या है यहाँ पे, लेटेंट हीट आएगा, क्योंकि जो बॉन्ड्स तोड़ रहे हैं, फिर 0 डिग्री से 0 डिग्री पे वाटर बन रहा है इससे, तो ये जाएगी लेटेंट हीट, इसको लेटेंट हीट बोलेंगे, तो छुपी हुई हीट रहती है अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्यू लेटेंट हीट, क्यू लेटेंट, ठीक है। तो जो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन है वो अपना बन जाएगा फॉर्मूला क्यू लेटेंट बाई टी मेल्टिंग, समझे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कहाँ पे लिखूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। तो डेल्टा एस फ्यूजन, डेल्टा एस फ्यूजन ये बराबर हो जाएगा अपना एस लिक्विड माइनस एस सॉलिड, या फिर बराबर उसको कर सकते हैं हम, डेल्टा एच जो है वो फ्यूजन वाला भी लिख सकते हैं या फिर लेटेंट भी लिख सकते हैं हम। तो डेल्टा एच फ्यूजन लिख देते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एच फ्यूजन और डिवाइड बाई टी मेल्टिंग पॉइंट, समझे। और जो ये सब बातें होती है अपनी, ये है 1 मोल के लिए, क्योंकि जो हमने इसकी जो यूनिट देखी थी वो थी जूल पर केल्विन पर मोल। तो 1 मोल के लिए बातें हैं ये सब, ठीक है। ऑल आर फॉर 1 मोल, ठीक है, 1 मोल के लिए बातें हैं ये सारी। तो अब देखते हैं जो अपनी दूसरी टाइप की है अपनी, जो वेपराइजेशन वाली है, तो इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो जो दूसरी है वो है एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको मैं, ठीक, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन का केस है अपना दूसरे वाला, लिक्विड से गैस बनती है। तो यहाँ पे डेल्टा एस लिखेंगे हम, डेल्टा एस वो बराबर हो जाएगा, बाद में क्या बना रहा अपना गैस, तो एस गैस और माइनस एस लिक्विड। तो ये कब जाके होता है, ये होता है अपना बॉइलिंग पॉइंट पे, जब लिक्विड जैसे वाटर अपना हो गया तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे होएगा वो, सेल्सियस पे, तो वो हो जाएगा वेपराइजेशन। 100 डिग्री लिक्विड से 100 डिग्री वेपर बन रहे हैं वो, तो वो भी अपनी एक फेज चेंज है, तो वहाँ पे भी लेटेंट हीट ही आती है। तो यहाँ पे लेटेंट हीट लिख दे देंगे, ये वाला फॉर्मूला भी। तो डेल्टा एस ये क्या हो जाएगा, क्यू लेटेंट हीट ऑफ वेपर, ठीक है, और डिवाइड बाई टी। टेम्परेचर कौन सा रखेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट वाला, क्योंकि बॉयल कहाँ पे हो रहा है, 100 डिग्री पे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टी बॉइलिंग, ठीक है। इसको अगर और लिखना चाहो तो जैसे लेटेंट हीट वेपराइजेशन है, इसको हम जो अपना वेपर वाला है इसे ही बोल देते हैं, जो हीट है वो कर देते हैं इसको, जैसे डेल्टा एच वेपराइजेशन वाली, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा अपना डेल्टा एच और वेपर वाला और डिवाइड बाई टी बॉइलिंग वाला, ठीक है। ये क्यों लिख रहे हैं हम टेम्परेचर बॉइलिंग वाला, टेम्परेचर ये होना चाहिए अपना कांस्टेंट, ठीक है। तो जैसे हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस बोल रहे हैं ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए अपना। तो कांस्टेंट कब होएगा, 100 डिग्री पे होएगा, क्योंकि 100 डिग्री पे लिक्विड रहेगा अपना, 100 डिग्री पे ही गैस रहेगी है या फिर वेपर रहेगी, जब वेपराइजेशन बोला जाता है,
ठीक है, जैसे ये देखा जाए सॉलिड पे तो 0 डिग्री पे आइस रहेगी और 0 डिग्री पे ही वाटर रहेगा, समझ रहे हो। तो इसका जो टेम्परेचर है वो तो चेंज हुआ नहीं है यहाँ पे, तो आइसोथर्मल हो जाएगी ये प्रोसेस। तो ये सब बातें अपने 1 मोल के लिए, ठीक है। तो ये भी है 1 मोल के लिए सब, क्योंकि जो हमने इसका यूनिट लिखी थी वो मोल के लिए ही थी, पर मोल केल्विन लिखा था ना, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब देखते हैं जो अपनी सब्लिमेशन वाली है इसे क्या, इस ये होती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये है अपना, ठीक है। तो ये डेल्टा एच सब्लिमेशन वाली आ जाएगी यहाँ पे और टेम्परेचर टी आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको भी। तो डेल्टा एस वो बराबर हो जाएगा अपना एस गैस और माइनस एस सॉलिड, और ये बराबर हो जाएगा अपना डेल्टा एच सब्लिमेशन और डिवाइड बाई सम कांस्टेंट टेम्परेचर टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका अपना सब्लिमेशन वाला जो थर्ड पार्ट है अपना ये, ठीक। तो ये अपने इसके आंसर थे, या फिर जो चेंज थे, फिर एंट्रोपी चेंज थे वो थे। तो इनके एक दो क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड। तो क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ 1 मोल, यानी 18 ग्राम सॉलिड आइस है। तो ये 18 ग्राम क्यों दिया है, क्योंकि ये वाटर है, तो वाटर का जो मोलर मास है वो 18 ग्राम रहता है, या फिर 1 मोल बन जाता है 18 ग्राम में, ठीक। एट 273 केल्विन टू लिक्विड वाटर एट द सेम टेम्परेचर, जैसे फेज चेंज होती है, जो लेटेंट हीट भी दिया हमें फ्यूजन का 6025 जूल पर मोल, ठीक है। तो जो इसके अंदर जो एंट्रोपी चेंज है वो कौन सा है, अपना फ्यूजन वाला ही है, दे भी रखा हमें फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस वो है फ्यूजन वाला, तो वो क्या हो जाएगा अपना डेल्टा एच फ्यूजन और डिवाइड बाई टी, टेम्परेचर कौन सा रखा जाएगा यहाँ पे, मेल्टिंग वाला। तो किस टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है अपना 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री पे ही, ठीक है। 0 डिग्री आइस से लिक्विड बन रहा है, समझ। तो जो हीट रखते हैं ये हम पर मोल के लिए रखते हैं, तो जैसे दिया भी हमें जूल पर मोल ही है, ये लिखनी भी किस में हमें जूल पर मोल में ही, ठीक। और डिवाइड बाई हो जाएगा अपना टेम्परेचर जो कि केल्विन में रहता है, तो ये ऐसे इसकी यूनिट बनती है। तो हमें सब कुछ दिया है इसमें, तो रखनी है वैल्यूज, ठीक है। तो ये क्या दिया हमें, डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन बराबर हो जाएगा डेल्टा एफ एच ऑफ फ्यूजन, जैसे हमें दिया है 6025 जूल पर मोल और डिवाइड बाई टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हमें दिया है किसमें, केल्विन में 273, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 273 केल्विन, ठीक है। तो ये नियरली आएगा 22 के, तो 22 जूल पर मोल केल्विन, तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, समझ रहे हो, एंट्रोपी चेंज। या इसको पढ़ना होता है ऐसे पढ़ सकते हैं, एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन वो हो जाएगा अपना 22 जूल पर मोल केल्विन, ये अपना आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर एट 373 केल्विन टू वेपर। तो जो लिक्विड है वो वेपर बन रहा है, 1 मोल ही दिया अब की बार भी ये, ठीक। तो एट द सेम टेम्परेचर है जो कि 373 केल्विन दिया, मतलब 100 डिग्री है ये, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ रहे हो। तो ये दी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर 2.257 किलो जूल पर ग्राम दिया अब की बार, तो इसको हमें पर मोल में चेंज करना पड़ेगा, और किलो जो है ये इसको हमें सिंपली जूल में चेंज करना पड़ेगा, तो 10 की शक्ति 3 हो जाएगा, और डिवाइड बाई ये जो ग्राम है इसको हम मोल में बनाएंगे, ठीक। तो जैसे इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो सॉल्यूशन तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है जैसे ये जो लेटेंट हीट है वेपराइजेशन, हमें डेल्टा एच निकालो, वेपर वाला ही निकालना पड़ेगा ये, तो डेल्टा एस है वेपराइजेशन वाला, वो हो जाएगा डेल्टा एच वेपर और डिवाइड बाई टी बॉइलिंग वाला, समझ रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट पे जो वेपर्स बनते हैं ना, तो वो हमें डेल्टा एस निकालना है। तो डेल्टा एच देखना पड़ेगा कितना दिया है, तो ये किस में आता है, जूल पर मोल, ठीक है। और ये आ जाएगा अपना केल्विन में, तब जाके अपनी यूनिट बन जाएगी जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो इसको हमें जूल पर मोल में चेंज करना पड़ेगा। जैसे अपने पास वाटर है, तो वाटर का जो फॉर्मूला रहेगा अपना H2O, तो ये रहता है 18 ग्राम में, 18 ग्राम में बनता है अपना 1 मोल, ठीक है, 18 ग्राम में, और ये है 1 ग्राम, तो इसको 18 से गुणा कर देंगे तो ये 18 ग्राम के लिए हो जाएगा, पर ग्राम के लिए तो 18 से इसको गुणा कर देंगे तो 18 ग्राम यानी 1 मोल के लिए हो जाएगा वाटर के लिए। तो इसको 18 से गुणा करते हैं पहले,
तो ये हो जाएगा डेल्टा एच वेपर, ये बराबर हो जाएगा 2.257 और मल्टीप्लाई बाई 18, ठीक। और किलो जूल है तो 10 की शक्ति 3 लगा देता हूँ, किलो हो जाएगा, जूल पर मोल हो जाएगा। अब ये समझ रहे हो, तो इतना बनेगा जूल पर मोल, क्योंकि किलो जूल दे रखा है ये, तो किलो की 10 की शक्ति 3 लगा दिया, जूल तो सेम है, ग्राम की जगह मोल लिख दिया, क्यों, क्योंकि 18 से गुणा कर दिया। एक अगर 1 ग्राम में देखें या 1 मोल में देखें तो 18 ग्राम होते हैं अपने H2O के, जैसे 2 ये हो जाएगा और 16 ये, तो 16 2 18 बना रहा है अपना, समझ रहे हो। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी आ गई अपने पास, ये आ गई, और टेम्परेचर कितना है 373, तो डेल्टा एस निकल जाएगा यहाँ से। तो डेल्टा एस वेपर ये बराबर हो जाएगा अपना डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई टी, तो 2.257 और इंटू 18 और इंटू 10 की शक्ति 3 और डिवाइड बाई 373 केल्विन। तो ये अपना बन के आएगा 108.9 जूल पर केल्विन पर मोल, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, समझे। ये देखो एक बार फिर से ये बता देता हूँ, जैसे 1 ग्राम के लिए इतनी है तो 18 ग्राम के लिए कितनी होगी, तो 18 दूनी हो जाएगा नहीं, इतने इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो 18 ग्राम क्या बनता है, 1 मोल बनता है वाटर का, समझ रहे हो। तो ये सब पढ़े होने चाहिए पहले, तभी जाके समझ में आएगा ये। तो अब देखते हैं अपना जो एंट्रोपी चेंज है वो स्पॉन्टेनिटी को कैसे डिफाइन करेगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो अब देखते हैं अपना स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज, अगर एंट्रोपी चेंज हो रही है तो वो स्पॉन्टेनिटी को कैसे डिफाइन करेगी, ठीक है। तो इसके जो 2 एग्जांपल लेने पड़ेंगे समझने के लिए। तो पहला हो जाएगा अपना मिक्सिंग ऑफ द 2 गैसेस ऑन ओपनिंग ऑफ स्टॉप कोक, मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस ऑन ओपनिंग ऑफ स्टॉप कोक, अगर उसमें जो वॉल लगा उसको हम खोल दे तो दोनों गैसेज एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा लेते हैं हम सेपरेटिंग ऑफ ड्रॉप ऑफ इंक इन ए बीकर फिल्ड विद वाटर, सेपरेटिंग ऑफ ड्रॉप ऑफ इंक इन ए बीकर फिल्ड विद वाटर, ठीक है। तो ये जो दोनों सिस्टम है ये है अपने आइसोलेटेड सिस्टम, क्यों, क्योंकि ना तो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है सराउंडिंग्स में और ना ही कोई मैटर, ठीक है। तो ये हो जाएंगे अपने आइसोलेटेड सिस्टम, ना तो एनर्जी चेंज हो रही है, ना तो हीट चेंज हो रही है सराउंडिंग में, और ना ही कोई मैटर जा रहा है इसमें से, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना आइसोलेटेड सिस्टम। और इन केस में क्या हो रहा है, इन केस में रैंडमनेस बढ़ रही है, देख रहे हो, जो दोनों गैसेस थी अलग थलग थी, और जब ये कोक खोला हमने, स्टॉप कोक खोला, तो एक दूसरे के अंदर मर्ज होगी, मतलब एंट्रोपी बढ़ी है उसकी, रैंडमनेस बढ़ी है, समझ रहे हो। तो रैंडमनेस बढ़ी तो एंट्रोपी बढ़ी, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही यही है, रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। इस केस में क्या है, डिसऑर्डर बढ़ा है अपना, पहले एक अरेंज्ड मैनर में रखी थी, जैसे यहाँ पे अगर इसका बना के दिखाऊं मैं, तो एक बाउल यहाँ पे एक गैस ले लेते हैं हम, और यहाँ पे दूसरी गैस, और ये मैंने स्टॉप कोक लगाया था पिछली बार पढ़ा हो तो, ये है अपना स्टॉप कोक। जब इसको खोल लेंगे, ये है स्टॉप कोक, इसको खोल लेंगे तो ये वाली गैस और ये वाली गैस दोनों मर्ज हो जाएंगी, मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, यहाँ पे रैंडमनेस बढ़ रही है, समझ रहे हो। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम है, इस केस में हम कह सकते हैं जो स्पॉन्टेनिटी है वो एंट्रोपी चेंज पे कैसे डिपेंड करेगी, अगर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस होगी प्रोसेस, जैसे आइसोलेटेड सिस्टम के लिए है वो, यहाँ पे लिख देता हूँ इसमें। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, अपना कंक्लूजन लिख लेते हैं यहाँ पे, कंक्लूजन, ठीक है। तो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन द आइसोलेटेड सिस्टम, जो डेल्टा एस है या फिर चेंज इन एंट्रोपी है वो मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 0 या फिर पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव क्यों होना चाहिए वो देख लो एक बार। तो पहले कुछ था, फिर रैंडमनेस बढ़ी, मतलब जो फाइनल स्टेट है वो एंट्रोपी ज्यादा है, और जो चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है अपना, चेंज इन एंट्रोपी
वो होता है एस फाइनल और माइनस एस इनिशियल। तो फाइनल क्या है, एंट्रोपी बढ़ी है अपनी, तो ये पॉजिटिव रहेगा और उसमें से ये घट जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा। ओवरऑल जो वैल्यू रहेगी अपनी वो पॉजिटिव रहेगी, समझ रहे। तो हम कह सकते हैं फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन द आइसोलेटेड सिस्टम, ये आइसोलेटेड सिस्टम है ना, तो यहाँ पे मैटर एक्सचेंज हो रहा है ना ही हीट एक्सचेंज हो रही है सराउंडिंग्स में, तो ये रहेगा अपना आइसोलेटेड सिस्टम। जो सेपरेटिंग ऑफ ड्रॉप है, इस केस में भी अगर बीकर है वाटर से भरा हुआ है, उसमें ड्रॉप डाल दे इंक की, ये है ड्रॉप ऑफ इंक, इंक स्याही, ठीक है, वो डाल देंगे तो वो रेंडमनेस की ओर बढ़ेगी, मतलब वहां पे रुकेगी नहीं, वो ड्रॉप यहाँ फैल जाएगी उसमें, मतलब रेंडमनेस बढ़ी है। तो इस केस में भी क्या है, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, वो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है। कंक्लूजन क्या निकला, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहेगी अगर आइसोलेटेड सिस्टम में डेल्टा एस चेंज जो है वो पॉजिटिव है तो, समझे। अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, समझे। एक दो यहाँ और केस लेते हैं जो आइसोलेटेड सिस्टम ना हो वो केस, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा जो केस हो जाएगा, या फिर ये दूसरा है या फिर तीसरा लिख देता हूँ इसको। जो तीसरा केस होएगा अपना, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं कूलिंग डाउन ऑफ ए कप ऑफ टी, कूलिंग डाउन ऑफ ए कप ऑफ टी, कप ऑफ टी। हमारे पास एक चाय रखी है किसी कप में, तो वो ठंडी कैसे हो जा रही है, वो ठंडी हो रही है जैसे इसकी जो हीट है वो ट्रांसफर होगी सराउंडिंग्स में, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम तो हुआ नहीं, क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रही है सराउंडिंग्स में। तो इस केस के लिए हमें जो टोटल है एंट्रोपी चेंज वो देखना पड़ेगा। तो टोटल एंट्रोपी चेंज कैसे होएगा, जो सिस्टम के पास है और जो सराउंडिंग्स के पास है चेंज, ठीक है। तो डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस यूनिवर्स। तो वो क्या क्या हो जाएगा, डेल्टा एस यानी एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, और प्लस डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग्स, ऑफ द सराउंडिंग्स, ठीक है। सराउंडिंग का और सिस्टम का मिला के बनता है अपना यूनिवर्स का एंट्रोपी, समझे। तो अगर स्पॉन्टेनियस हो रही है वो प्रोसेस, तो उसके लिए जो टोटल है एंट्रोपी चेंज वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो डेल्टा एस टोटल है वो ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो, या फिर पॉजिटिव होना चाहिए अगर वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दिखानी है तो अगर यहाँ पे कंक्लूजन लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं यहाँ पे कंक्लूजन, कंक्लूजन, कंक्लूजन हो जाएगा अपना फॉर ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस द टोटल एंट्रोपी चेंज मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, spontaneous processes, for all the spontaneous processes s total या फिर डेल्टा एस यूनिवर्स वो ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो, या फिर मस्ट बी पॉजिटिव, एस टोटल मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर कोई भी जो प्रोसेस हो रही है उसकी जो टोटल एंट्रोपी चेंज है वो पॉजिटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी हमेशा, समझे। तो जैसे अपनी जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है वो तो एक टाइम तक रहती है, जब तक कि जो दोनों इक्विलिब्रियम पे ना पहुंच जाए। मान लेते हैं जो ये पहले वाला मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, तो ये पहले वाली गैस यहाँ थी जो मैंने सर्कल बनाया था इसमें थी दोनों गैस थी, तो एक टाइम आएगा जब दोनों रुक जाएंगी, उसके बाद जो उनका एक्सचेंज है वो बंद हो जाएगा, मतलब डेल्टा एस जो है वो बंद हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन, समझ रहे हो। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे सबसे ज्यादा इंट्रोपी रहती है अपनी, क्योंकि वो जो इक्विलिब्रियम आया है वो आया है जब इंट्रोपी चेंज हुई है तब, और उसके बाद कोई चेंज नहीं होएगा। जैसे कूलिंग डाउन ऑफ ए कप ऑफ टी, इसकी बात करते हैं, तो जो अपनी हीट जाएगी सराउंडिंग्स में, सराउंडिंग्स का जो टेम्परेचर रहेगा कप ऑफ टी का भी वही आ जाएगा, तब जाके उसमें इंट्रोपी चेंज नहीं होएगा बिल्कुल भी, समझ रहे हो। तो वो कंडीशन इसकी कहलाएगी इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब जैसे दोनों का सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए तब जाके आता है अपना इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पे ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या रहती है, इंट्रोपी चेंज, उसके बाद इंट्रोपी चेंज होएगी नहीं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम देयर इज नो चेंज इन इंट्रोपी, तो डेल्टा एस बराबर हो जाएगा जीरो।
क्योंकि जो चीज जा रही है, जैसे मिक्स टू गैस मिक्स हो रही है, वो इक्विलिब्रियम के लिए जा रही है। अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया उसके बाद इंट्रोपी चेंज जीरो हो जाएगा, मतलब इंट्रोपी चेंज होएगी नहीं। तो इसको क्या मतलब हुआ, एट इक्विलिब्रियम जो इंट्रोपी चेंज है वो मैक्सिमम है, ठीक है, इसके बाद नहीं होएगा ये। तो इंट्रोपी चेंज है मैक्सिमम, डेल्टा एस है वो मैक्सिमम है, और फर्दर जो इंट्रोपी चेंज होएगी नहीं, मतलब डेल्टा एस हो जाएगा अपना जीरो, इसके बाद तो होएगी नहीं, इक्विलिब्रियम के बाद इंट्रोपी चेंज होएगी नहीं, समझे। जैसे कूल डाउन हुआ अपना कप जो 25 डिग्री मान रहे हैं, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर वो 25 डिग्री है, और जो कप ऑफ टी का है वो 35 डिग्री मान लेते हो, तो 10 डिग्री यहाँ पे घटेगा, तो सराउंडिंग्स में जाएगा 10 डिग्री वो, तो उसके बाद क्या हो जाएगा अपना सराउंडिंग्स का और जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर हो जाएगा इक्वल, तो उसके बाद जो हीट है वो ट्रांसफर ही नहीं होगी, समझ रहे हो। उसके बाद जो चेंज है इंट्रोपी का वो नहीं होएगा, क्योंकि जो ये अपनी हीट चेंज हो रही थी वो बंद हो जाएगी, समझे किस पे, तब हम बोल सकते हैं उसको जो इक्विलिब्रियम अचीव हो गया यहाँ पे। उसके बाद जो एंट्रोपी चेंज है वो जीरो है, उसके बाद तो होएगी नहीं, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रहेगी यहाँ पे एंट्रोपी इक्विलिब्रियम पे, समझ रहे हो। इक्विलिब्रियम के बाद जो है एंट्रोपी चेंज नहीं होएगी बिल्कुल भी, समझे। तो अब देखते हैं अपना इंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस विद चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अगर इनमें से एक भी चीज कोई चेंज हो रही है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, तो इंट्रोपी चेंज को कैसे निकालेंगे वो हमें देखना है। तो जो हमने इंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा एस, वो बराबर था क्यू रिवर्सिबल और डिवाइड बाई टी। तो ये किसके लिए था, आइजोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था, आइजोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था ये वाला फॉर्मूला अपना। और किसके लिए, 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, मोल ऑफ गैस इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर, इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर, फिटेड सिलेंडर, फिटेड विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन, विद पिस्टन कर देता हूँ, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ठीक है। तो इसके लिए अपने डिफाइंड थी चेंज इन एंट्रोपी ये वाली, जो क्यू रिवर्सिबल है, टेम्परेचर टी, आज जो थर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, जो ये जो टेम्परेचर है ये थर्मल मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, ये वाला आई जो सेम होना चाहिए, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने पढ़ा था, ठीक है। और एक हमने पढ़ रखा अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो वो क्या कहता हमें, जो Q है अपना हीट सप्लाइड वो बराबर है डेल्टा U और माइनस का वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पे हीट कौन सी सप्लाइड है, Q रिवर्सिबल है, तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं इजीली, जो Q रिवर्सिबल है वो बराबर हो जाएगा अपना डेल्टा U और माइनस का वर्क डन। तो हम ये जो वर्क डन लेंगे ये एक्सपेंशन के लिए ले लेते हैं एक बार, ठीक है। तो केस 1 बनेगा अपना एक्सपेंशन के लिए और दूसरा बनेगा कंप्रेशन के लिए। तो हम ये ले रहे हैं एक्सपेंशन के लिए, और कंप्रेशन का इसका अपोजिट हो जाएगा वो। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला अपने पास W वो है माइनस का P एक्सटर्नल और डेल्टा V। एक्सपेंशन मतलब जो V2 है वो बड़ा है V1 से, तो जो चेंज रहेगा V2 माइनस V1 वो पॉजिटिव रहेगा, मतलब जो वर्क डन आएगा वो अपना नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो सेम रह जाएगा ये वाला, तो ये वाला जो रखेंगे यहाँ पे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, समझ रहे हो। तो Q रिवर्सिबल बराबर हो जाएगा डेल्टा U और प्लस का PdV। तो ये डी कर देता हूँ इसको मैं, जो DU और छोटा सा हीट सप्लाइड, छोटी सी हीट सप्लाइड, छोटी सी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज और छोटा सा वॉल्यूम इंक्रीज, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अभी। तो जो Q रिवर्सिबल है वो क्या बनेगा अपना, Q रिवर्सिबल हमने ये रखा है ना, तो डेल्टा S लिखते हैं यहाँ पे। तो जो डेल्टा S आएगा, डेल्टा S बराबर हो जाएगा Q रिवर्सिबल और डिवाइड बाई टी। तो Q रिवर्सिबल कितना अपना ये, तो D लिख देते हैं, DS छोटा सा चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है, क्योंकि सारी DS की बातें कर रहे हैं हम। तो DQ क्या हो जाएगा, DU प्लस PdV, DU और प्लस PdV और डिवाइड बाई ये T, जो कि हम इंट्रोपी वाले फॉर्मूले में लिखा है हमने, जो ये वाला T है, समझे। तो जो ये T है इसको यहाँ पे गुणा कर दे रहा हूँ, तो TdS बन जाएगा अपना, ठीक है। एक सिंपल इक्वेशन हो जाएगी TdS और बराबर हो जाएगा DU प्लस PdV, DU और प्लस PdV, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अभी तक। तो जो आइडियल गैस है वो हम लेते हैं 1 मोल, ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल
गैस। तो जो डेल्टा यू डिफाइंड अपना, डेल्टा यू वो होता है अपना एन सी वी, और डेल्टा टी रहता है हमेशा वॉल्यूम पे ही रहती है। जो इंक्रीज रहता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो हमेशा वॉल्यूम पे रहता है। अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो इंटरनल एनर्जी ही बढ़ेगी अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे पी नहीं आ सकता कभी भी। अगर ये देखना तो मेरा लेक्चर देख लो, जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट या सेकंड लेक्चर करवाया उसमें मैंने सब बताया हुआ है, समझे। तो ये 1 मोल के लिए यहाँ पे हम 1 रखेंगे और छोटी सी इंटरनल एनर्जी ले लेते हैं क्योंकि डी यू की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो डी यू बराबर हो जाएगा सी वी और डी टी। सी वी क्या है यहाँ पे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, समझे। तो ये वाला फॉर्मूला हमें इस पे पुट करना पड़ेगा, जो इक्वेशन 1 है इसमें। तो ये वाली इक्वेशन 1 बोल देता हूँ इसको मैं, इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें डी यू की हमें ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, समझे। और ये 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है तो इसके लिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी रहता है अपना, पी वी और इज इक्वल टू एन आर टी। तो एन की जगह 1 रखूंगा और आर टी बन जाएगा अपना। ठीक है, पी की जगह हम कर सकते हैं आर टी बाई वी। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इसमें रखेंगे हम। ठीक है, तो जो सेकंड वाली इक्वेशन है, फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसमें रखेंगे। तो क्या आएगा अपने पास वो देख लेते हैं पहले, छोटी सी जगह बची है यहाँ पे। तो टी डी एस बराबर हो जाएगा अपना डी यू यानी सी वी डी टी और प्लस पी डी वी। तो P है अपना आर टी बाई वी और डी वी हो जाएगा आर टी बाई वी और डी वी हो जाएगा ये, समझे। तो ये वाला T को फिर से यहाँ पे लेके आ जाएंगे हम। तो डी टी बाई टी और ये T से T मर जाएगा, इधर ये भी आएगा ना। तो ये T को हटा के यहाँ पे डी टी लिख देता हूँ मैं। जो T का मल्टीप्लाई करेंगे सारी और डिवाइड करेंगे तो ये वाला T यहाँ पे आ जाएगा और जो ये T हमने करा था ये यहाँ पे भी आएगा। तो ये वाला T और ये वाला T दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर वाले T को हटा ही देता हूँ मैं। तो बचा क्या अपने पास, आर बाई वी और डी वी। तो लास्ट वाली जो इक्वेशन अपने पास आई है ये निकल के आई है। ठीक है, इसको लेके बढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। क्या क्या आया है अपना, डी एस बराबर है सी वी डी टी डिवाइड बाई टी और प्लस आर बाई वी और डी वी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जो लास्ट वाली इक्वेशन आई अपनी डी एस वो बराबर आया सी वी डी टी और डिवाइड बाई टी और प्लस आर बाई वी और डी वी। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन आई अपनी, जो दोनों को पुट करने के बाद डी यू की वैल्यू और पी की वैल्यू पुट करने के बाद आई अपने पास ये वाली। तो इस इक्वेशन को हम कर देते हैं इंटीग्रेट दोनों साइड से, क्योंकि यहाँ पे डी एस है तो अगर सारा चेंज चाहिए हमें एंट्रोपी में, ये तो छोटा सा है, अगर वो सारा चाहिए तो इसका इंटीग्रेट करते हैं हम। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा अपना डी एस का कहाँ से कहाँ तक, एस वन से बोल देता हूँ एस टू तक। ठीक है, और इसका इंटीग्रेट होएगा कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेट होएगा सी वी डी टी बाई टी। मान लेते हैं टेम्परेचर टी वन से टी टू हो रहा है और प्लस आर बाई वी, इसका भी इंटीग्रेट होएगा डी वी। मान लेते हैं वॉल्यूम वन से वॉल्यूम टू हुआ है अपना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये तो हो जाएगा चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस लिख लेता हूँ या फिर एस टू माइनस एस वन, एस टू माइनस एस वन, क्योंकि डी एस का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा एस और एस टू माइनस एस वन हो जाएगा। तो बराबर जो सी वी है वो तो कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोल रहा है ना, तो सी वी कांस्टेंट बार और ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेट होएगा 1/t का यानी log ऑफ टी। तो log नेचुरल log आएगा अपना, तो एल एन लिख देता हूँ इसको। तो एल एन और टी टू बाई टी वन बनेगा, क्योंकि जो अपर लिमिट है वो है टी टू और लोअर लिमिट है अपनी टी वन। तो ये बनेगा, अगर इसको करना चाहो तो log टी बनेगा। और जो जैसे यहाँ पे इसको बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है, एक बार बता देता हूँ इसको। जैसे इंटीग्रेशन है टी वन से टी टू और सी वी डी टी बाई टी है, तो सी वी तो कांस्टेंट है अपना, तो 1/t का जो इंटीग्रेशन होगा वो होता है log ऑफ टी। तो log ऑफ टी है या फिर नेचुरल log बेस ई रहता है, ये इसको हम नेचुरल log भी बोल सकते हैं। तो ये अपना T1 से T2, समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे अगर इसको लिमिट्स पुट करेंगे तो T2 माइनस T1 हो जाएगा ना, log T2 माइनस log T1, तो log T2 और माइनस log T1। तो लॉगरिथम की ये प्रॉपर्टी है एक, log m माइनस log n यानी log m बाई n। तो मैंने सीधा लिख दिया log m बाई n, m क्या है T2 और n क्या है T1, समझे। अगर लॉगरिथम देखना तो ऊपर सर्च करना है लॉगरिथम बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, लेक्चर मिल जाएगा। 8-9 प्रॉपर्टियां लॉगरिथम की सब करवाई, उसका डेरिवेशन भी करवाया है। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे और जरूरत पड़ेगी हमें जगह की।
समझे। और प्लस जो ये दूसरा है अपना ये वाला को और कर देते हैं यहाँ पे हम, तो ये प्लस आर कांस्टेंट था, आर बाहर आ जाएगा, और लॉग बेस ई, और ये हो जाएगा V2 बाई V1। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट अभी तक? तो डेल्टा एस निकल के आ गया अपने पास। डेल्टा एस क्या है? CV नेचुरल लॉग, और ये भी नेचुरल लॉग है, लॉग बेस ई लिखा है, इसको भी लॉग बेस ई लिख देता हूँ, या फिर इसको एक को ln लिख देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा ना ऐसे दोनों अलग अलग, तो लॉग बेस ई लिख दिया मैंने। ठीक है, तो लॉग बेस ई T2 बाई T1 और प्लस आर लॉग ई और V2 बाई V1। और जो P1 V1 इक्वेशन अपनी बॉयल्स लॉ वाली, उसको यहाँ पे P1 और बाई P2 भी आ सकता है। जैसे बॉयल्स लॉ देखें यहाँ पे, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो गया अपना, तो जो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P1 V1 बराबर हो जाएगा P2 V2 के। ठीक है, तो जो V2 बाई V1 कितना हो जाएगा, P1 बाई P2, तो यहाँ पे P1 बाई P2 भी आ सकता है। तो ये सब डेरिवेशन था अपना आइडियल गैस के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं जो वंडरवाल गैस है या फिर रियल गैस है उसके लिए क्या होएगा। तो जो रियल गैस है अपनी रियल गैस इक्वेशन, तो अगर इसका डेरिवेशन देखना है तो देख सकते हो, जो अपना 5वां चैप्टर था उसमें करवाया हुआ है, ऊपर सर्च कर देना रियल गैस इक्वेशन बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, लेक्चर मिल जाएगा। तो वो क्या कहता है, P प्लस AN² डिवाइड बाई V² और इंटू V माइनस NB, और जैसे रियल गैस इक्वेशन है तो ये बराबर जैसे PV/nRT होता है ना, वो है ये, तो बराबर हो जाएगा nRT के। बट यहाँ पे अपने पास प्रेशर वाली तो टर्म है नहीं ये वाली, तो इस वाली इक्वेशन में हम यहाँ CV को कांस्टेंट मानेंगे और ये टर्म रख देंगे जो NB है, N तो क्या अपना 1 है, N तो एक मोल के लिए देख रहे हैं हम, तो B आ जाएगा, जो V2 है उसमें से B घट जाएगा, V2 माइनस B और V1 माइनस B। तो इसको लिख लेते हैं, जो चेंज ऑन इंट्रोपी है किस केस के लिए, रियल गैस इक्वेशन के लिए, तो वो हो जाएगा डेल्टा एस बराबर हो जाएगा अपना CV को मैंने कांस्टेंट मानना है, लॉग बेस E और T2 बाई T1 और प्लस R लॉग बेस E V2 और माइनस B और बाई V1 माइनस B। तो B क्या है यहाँ पे, वंडरवाल कांस्टेंट है। ठीक है, जो कि ये A और B है, A और B, तो ये है दोनों वंडरवाल कांस्टेंट। तो हमारे प्रेशर की टर्म तो है नहीं इसमें, तो वॉल्यूम की टर्म में यहाँ पे B घटा दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, तो ये है अपना वंडरवाल कांस्टेंट, B क्या है अपना, वंडरवाल कांस्टेंट। तो ये इसको एक बार देखोगे लेक्चर को तो अच्छा समझ में आ जाएगा सारा, रियल गैस इक्वेशन बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट भर देना। ठीक है, मिल जाएगा लेक्चर, ये समझ रहे हो। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अभी तक? तो ये वाली है, इसको एक और लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे P1 V1 और इसको मिटा के, अगर हमारे तीनों चेंज हो रहे हो तो उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ही लिख दे रहा हूँ उसको। अगर मान लेते हैं P1 प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों से चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो जो है ना अपनी आइडियल गैस इक्वेशन क्या बनेगी, P1 V1 इक्वल टू nRT1, और जो ये मैंने लिया है अपना n वो 1 मोल के लिए, तो n को मैं यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, P2 V2 बराबर हो जाएगा RT2। समझे। तो ये है, मैंने तीनों को चेंज करके मान लिया, यहाँ पे तीनों चेंज हो रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो इस केस में क्या आएगा अपना, तो एक अपनी होती है मेयर्स इक्वेशन, तो वो होता है CP और माइनस CV बराबर होते हैं R। अगर ये देखना तो ऊपर सर्च करना मेयर्स इक्वेशन बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, तो लेक्चर मिल जाएगा। उसमें अच्छे से डेरिवेशन करवाया, इसी यही है, ये जो चैप्टर चल रहा है अपना इसी में तो करवाया, सेकंड या थर्ड लेक्चर ये CP माइनस CV उसमें दिखा, जो थंबनेल पे देख लेना। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो अपना CV है, तो अगर ये चेंज करेंगे इनकी जगह पे हम, तो ये आएगा अपना डेल्टा एस बराबर हो जाएगा CP नेचुरल लॉग T2 बाई T1 और प्लस R नेचुरल लॉग LN। ठीक है, तो P1 बाई P2 हो जाएगा, ये P1 और बाई P2। समझे, ये CP पता है कैसे आएगा, तो ये CV है, ये वाला रखना पड़ेगा, जो CV की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, CP माइनस R हो जाएगी। समझे, CP माइनस R, अगर ये वाली वैल्यू CP माइनस R यहाँ पे लिखेंगे तो इसके डायरेक्ट गुणा करेंगे इसमें, तो CP log E T2 बाई T1, तो ये आ जाएगा, और एक आएगा R log E और T2 बाई T1। समझे, और अगर इस केस में यहाँ पे एक ये माइनस का आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगेगा R, जैसे CV की वैल्यू रखें यहाँ पे हम, तो CV बराबर हो जाएगा अपना CP माइनस R, CP माइनस R। ठीक है,
तो ये जो वाली वैल्यू है ये हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि सी वी मल्टीप्लाई में है तो सी पी माइनस आर होएगा, तो ये वाली पूरी टर्म से ये मल्टीप्लाई होएगा। तो एक बार ये जो पूरी टर्म है लॉग नेचुरल लॉग T2/T1 वो इसके साथ आ जाएगा सी पी के साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और एक बार नेगेटिव में लग के आर के साथ आ जाएगा। समझे? करके दिखाऊं? चलो करके दिखा देता हूँ इसको एक बार। ये तो इस पे मैं इसको बॉक्स में बना देता हूँ, ठीक है, फिर करके दिखा देंगे, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ना पड़ेगा। तो ये भी हमें एक याद रखनी पड़ेगी, समझ रहे हो? ये वाली कंडीशन है जो हमने माना है तीनों चेंज हो रहे हैं, और ये है अपनी आइडियल गैस इक्वेशन P1V1 R1 R T1, क्योंकि R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। इसके लिए हम बढ़ते हैं ये कैसे आएगा, तो ये वाली हमें याद तो है ही जैसे, तो और एक ये है मेयर्स इक्वेशन, ये हमें याद होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो अपने पास आया था डेल्टा एस बराबर था अपना सी वी और एल एन T2/T1 प्लस आर लॉग बेस नेचुरल लॉग ले लिया मैंने, ठीक है। तो V2/V1 ये आया अपना, जो कि हमने ड्राइव करा था ये। तो अब हमें चाहिए जो सीपी की टर्म्स में चाहिए इसको, अगर तीनों चेंज हो रहे हो तो क्या आएगा यहाँ पे। मान लेते हैं यहाँ पे तीनों चेंज हो रहे हैं, जो आइडियल गैस इक्वेशन बनेगी अपनी आइडियल गैस इक्वेशन, तो वो क्या बनेगी P1V1 और एक मोल के लिए ये RT1, और दूसरी क्या बन जाएगी फाइनल वाली P2V2 और RT2 बन जाएगी। मैंने फाइनल ये कंडीशन मान ली है, ठीक है। तो जो एक मेयर्स इक्वेशन है अपने पास, मेयर्स इक्वेशन, तो वो क्या कहता है CP और माइनस CV बराबर हो जाएगा अपना R के, ठीक। ये है मेयर्स इक्वेशन अपनी, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। देख लेना लेक्चर, ये इसी में ही करवाया, सेकंड लेक्चर है इसका थर्मोडाइनमिक्स का। तो ये जो CP है, CV देखेंगे क्योंकि यहाँ पे CV रखा हुआ अपना, तो CV को सब्जेक्ट बनाएंगे, CV उधर चला जाएगा, R इधर आ जाएगा, तो CV क्या बन जाएगा अपना CV बराबर हो जाएगा अपना CP माइनस R, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है अपनी, ये वाला जो फॉर्मूला है ये यहाँ पे रख देंगे हम। तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा अपना, डेल्टा एस बराबर हो जाएगा CP माइनस R। तो ये तो लिख दिया CP माइनस R CV की जगह, इसकी जगह, और ये है ln T2/T1 यानी नेचुरल लॉग T2/Tn ln T2/T1, और ये प्लस है अपना R, तो ये हो जाएगा प्लस R, और नेचुरल लॉग V2/V1। तो इसके लिए हमें V2/V1 यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो जो पहले वाली है दूसरे वाली है, तो दूसरी वाली को पहले वाले से डिवाइड कर देते हैं हम। तो ये अपने पास आएगा P1V1 और बराबर, या डिवाइड है नहीं है, तो ये भी डिवाइड RT1 हो जाएगा, तो R से R मर जाएगा अपना। तो V2/V1 कितना आएगा अपना, V2/V1 ये बराबर हो जाएगा T2/T1 और इंटू P1/P2। तो ये समझ में आया यहाँ पे। तो ये V1/V2 है, ये हम यहाँ पे रख देंगे, जो अपना ये वाला है ना, तो यहाँ पे है नेचुरल लॉग, और ये है अपना T2/T1 और इंटू P1/P2। जहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अभी तक समझे? मैंने जो V1/V2 है ये वाली वैल्यू, V2/V1 ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखी है। नेचुरल लॉग R है, नेचुरल लॉग है R है, नेचुरल लॉग और ये है, समझे? तो जो ये वाली टर्म है इसको मैं मान लेता हूँ m, तो ये है अपना m और ये n, तो m इंटू n है, तो जो लॉग खोल लेंगे हम इसको, तो log m प्लस log n हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, समझे? तो इसको मैं कर दे रहा हूँ जैसे डेल्टा s और बराबर हो जाएगा, इनकी गुणा कर दे रहा हूँ साथ में ही, तो ये हो जाएगा अपना CP और नेचुरल लॉग T2/T1 और माइनस R नेचुरल लॉग T2/T1, ठीक। और क्या करूंगा मैं, इसको और खोल देता हूँ, जैसे R है, नेचुरल लॉग mn है, तो m प्लस n हो जाएगा। अगर ये डिवाइड होता तो माइनस होता है, मैंने कई बार तो बताया ये, तो ये इसको प्लस वाला होएगा, तो R तो सबके साथ में है, तो प्लस R नेचुरल लॉग T2/T1 ln T2/T1 और प्लस R नेचुरल लॉग P1/P2, ठीक है। तो जैसे अब ये दोनों कट जाएंगे, ये वाला माइनस का ये प्लस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाला और ये वाला दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा क्या अपने पास, जो डेल्टा एस है वो हमारे पास बचेगा CP
और नेचुरल लॉग T2/T1 और प्लस का R नेचुरल लॉग P1/P2। तो यही तो हमने लिखा था वो, तो ऐसे इसको डिराइव करते हैं हम, समझ रहे हो? समझेगी नहीं तो एक जो अपना आइसोथर्मल वाला है वो और बच गया यहाँ पे, वो और कर लेते हैं। तो अब देखते हैं अपना एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हमने जो डेल्टा एस निकाला, डेल्टा एस वो आया था अपना क्यू रिवर्सिबल और डिवाइड बाई टी, ठीक है। और ये है अपना आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें एंट्रोपी चेंज देखना है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे जो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, यानी डेल्टा यू बराबर हो जाएगा क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्यों? आइसोथर्मल है, जो डेल्टा यू डिपेंड करता है, जो इंटरनल एनर्जी हमेशा डिपेंड करती है वो है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जैसे एन सी वी डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा, तो जो डेल्टा यू है वो टेंड करेगा जीरो हो गया, फिर जीरो ही बन जाएगा वो, तो ये जीरो। तो क्यू क्या आ जाएगा अपना? क्यू आ जाएगा नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू, वर्क डन का नेगेटिव। और वर्क डन कौन सा निकालेंगे हम यहाँ पे? रिवर्सिबल का, ठीक है। तो क्यू क्या आ जाएगा अपना? रिवर्सिबल का ही आएगा फिर, समझ रहे हो? तो वर्क डन हमने इसका ऑलरेडी निकाला हुआ है, जो कि आया था अपना नेगेटिव ऑफ 2.303 आर टी एल एन, यानी नेचुरल लॉग, और V2/V1 एक ये आया था, और एक अगर यहाँ पे P1/P2 रख दे तो वो भी अपना करेक्ट है। तो यहाँ पे दूसरा और लिख देता हूँ यहाँ पे। तो वर्क डन आया था रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का बराबर ये, तो वर्क डन रिवर्सिबल बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 2.303 आर टी, एन आर टी आता है वैसे, तो एन आर टी है यहाँ पे, तो एन कितना अपना 1 मोल के लिए ले रहे हैं हम यहाँ पे, एन आर टी एल एन P1/P2। तो ये दो फॉर्मूले हमने ड्राइव कर रखे हैं ऑलरेडी, अगर देखना हो तो ऊपर वर्क डन बाय आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट भर दो, या फिर इसका तो तीसरा या चौथा लेक्चर है जो हम पढ़ रहे हैं ना थर्मोडायनेमिक्स, इसका ही। तो ये दो आते हैं अपने पास। अगर Q की बात करें हम, तो ये नेगेटिव है वर्क डन का, तो वर्क डन ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो Q आएगा अपना वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो डेल्टा S है अपना वो कितना आएगा? प्लस का हो जाएगा, नहीं प्लस का 2.303, और N है 1 मोल के लिए हमारा, तो RT और लॉग बेस या फिर नेचुरल लॉग और V2/V1, ठीक है। और डिवाइड बाई टी होएगा, क्यों? क्योंकि डेल्टा एस निकाल रही है, टी भी तो डिवाइड करेंगे, तो टी से टी मर जाएगा अपना ये वाला, तो डिवाइड बाई टी, तो टी से टी मर जाएगा अपना, आएगा क्या? डेल्टा एस वो बराबर आएगा 2.303 आर नेचुरल लॉग V2/V1, या फिर इसी को और भी लिख सकते हैं हम 2.303 आर नेचुरल लॉग P1/P2, समझे? तो एक जो अब आता है अपना जो एंट्रोपी चेंज है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है, ठीक है, तो उसके लिए क्यू तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक। उसके लिए जो डेल्टा क्यू है ना, ये जो हीट है, हीट ट्रांसफर तो हो ही नहीं सकती उसमें, तो डेल्टा क्यू बराबर जीरो हो जाएगा अपना। अगर डेल्टा एस की बात करें हम, तो क्यू रिवर्सिबल और डिवाइड बाई टी, यानी ये जीरो को टेंड कर रहा है, तो ये जो अपनी प्रोसेस रहते हैं ये होंगे, कहलाएंगे अपनी आइसो इंट्रोपी प्रोसेसेस। आइसो इंट्रोपी मतलब सेम इंट्रोपी होने वाली प्रोसेस, तो ये वाली जो है सेम इंट्रोपी पे होएगी, क्योंकि इसका डेल्टा क्यू जीरो है, जो एडियाबैटिक प्रोसेस है ये वाली। और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है जो एडियाबैटिक वाली, उसमें क्या है, सडनली ब्लास्ट होता है, या फिर जैसे कोई टायर का फट जाता है सडनली होता है, तो उसमें हीट चेंज जीरो हो जाता है, तो जो अपना उस केस में जो एंट्रोपी है वो जीरो नहीं हो पाएगी। जैसे डेल्टा एस है, डेल्टा एस, तो ये बराबर होएगा क्यू इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और डिवाइड बाई टी, और जैसे ग्रेटर देन होएगा, क्योंकि ये प्रोसेस हो रही है ना अपनी, सडनली ब्रस्ट हो रहा है, तो ये डेल्टा एस है वो ग्रेटर देन होएगा क्यू इरिवर्सिबल बाई टी से। रिवर्सिबल होता तो वो बराबर हो जाता, इरिवर्सिबल में ग्रेटर देन होएगा, बट जो चेंज इन हीट है इरिवर्सिबल में वो भी जीरो ही होगी एडियाबैटिक में, क्योंकि वो इतना टाइम नहीं मिलता उसको कि वो अपना टेम्परेचर या हीट अब्जॉर्ब कर ले सराउंडिंग से, तो ये भी जीरो ही रहती है अपनी। तो डेल्टा एस क्या आएगा? ये ग्रेटर देन जीरो रहेगा, मतलब ये जो एंट्रोपी है वो बढ़ेगी, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, ठीक है, एंट्रोपी इंक्रीज करती है हमेशा ही, समझ रहे हो? एंट्रोपी इंक्रीज करेगी किसके केस में? इरिवर्सिबल के केस में। तो ये सब था अपना जो एंट्रोपी है उसके बारे में। लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, पढ़ाई करते रहो, ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।